श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों केंद्रीय नीति आयोग के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सहित देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों में संपूर्णता अभियान संचालित किया जा रहा है। यह संपूर्णता अभियान क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके तहत लोगों को क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन में योजना, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी विभाग के साथ ही वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद। सर, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, केंद्रीय नीति आयोग ने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है। यह अभियान सितंबर महीने तक चलाया जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं सर श्रोताओं की ओर से कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। नमस्कार। संपूर्णता अभियान केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया है और इस अभियान को समझने के लिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड ये जानना जरूरी है कि देश भर में नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिले और 20 हमारे राज्य में आकांक्षी ब्लॉक और पूरे देश में 500 आकांक्षी ब्लॉक, ये ऐसे ब्लॉक और ऐसे जिलों का चिन्हांकन नीति आयोग के द्वारा किया गया था जो कि देश भर के दूसरे जिलों के मुकाबले कुछ जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पिछड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रगति का जो सूचकांक है वो सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र थोड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और दूसरे क्षेत्र उनसे थोड़े आगे के क्षेत्र माने जा सकते हैं। तो केंद्रीय नीति आयोग का ये मेन मोटो था कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका चिन्हांकन किया जाए और चिन्हांकन करने का तरीका उन्होंने ये निर्धारित किया कि वैसे क्षेत्र जो स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के विषयों में पिछड़े हुए हैं उनको चिन्हांकित किया जाए और फिर एक मुहिम चला करके इन विषयों के इंडिकेटर्स को बेहतर नेशनल एवरेज के बराबर, स्टेट एवरेज के बराबर लेकर के आया जाए। इस आधार पर ये पूरी योजना चालू की गई थी। अभी केंद्रीय नीति आयोग ने जो संपूर्णता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं उसमें मुख्य रूप से फोकस 6 सूचकांकों पर है और इन 6 सूचकांकों को 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक एक अभियान चला करके एक मिशन मोड में गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार करके गांव-गांव तक शिविर लगा करके इन सूचकांकों को सैचुरेशन लेवल पर लाना है। सैचुरेशन लेवल का अर्थ हुआ कि यदि किसी एक सूचकांक की मैं बात करूं कि शाला त्यागी बच्चे, तो शाला त्यागी बच्चे उस गांव में एक भी ना रहें, इस लेवल पर पहुंचने का एक लक्ष्य लेकर के चलना है और इस 3 महीने में उस काम को करना है। सर, आपने बात की कि जो 6 इंडिकेटर्स हैं या सूचकांक हैं उन पर इस अभियान के तहत फोकस किया जा रहा है और उनमें बेहतर करने के साथ ही जो लक्ष्य कहें या सैचुरेशन, संपूर्णता उसमें प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आकांक्षी जिले और कितने आकांक्षी ब्लॉक हैं और यदि हम इन 6 सूचकांकों की बात करें तो अभी इन जिलों और ब्लॉकों में क्या स्थिति है? अभी हमारे राज्य में कुल 10 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हांकित किया गया है और 20 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हांकित किया गया है। हमारे श्रोता, मैं समझता हूं कि जो इस जिलों और ब्लॉक के रहने वाले हैं उनके यहाँ पर ये अभियान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उनके गांव में किसी न किसी सूचकांक पर अभी तक अभियान से संबंधित कार्यशाला और प्रदर्शनी और साथ में शिविर का आयोजन डेफिनेटली हो चुका है। ये जो सूचकांक है वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, कृषि और जल संसाधन से रिलेटेड है, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य एवं पोषण से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं उसमें ये परिकल्पना की गई है कि हेल्थ कैंप लगा करके घर घर सुविधाएं पहुंचानी है। सप्ताह में 2 दिन आंगनवाड़ियों में जहां पर टीकाकरण होता है वो ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के तहत मंशा ये है कि टीकाकरण में जो छूटे हुए बच्चे हैं उनका 100% टीकाकरण हो जाए। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शाला त्यागी बच्चे हैं उनका 100% इनरोलमेंट स्कूलों में हो जाए। ये स्कूल में इनरोलमेंट का समय भी है। तो मंशा ये है कि गांव में जिन बच्चों का नाम हमारे पास है, सरकार के पास है, वो तो बच्चों का एडमिशन कराना ही है और गांव में जब शिविर लगता है तो गांव के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो और वहां के दूसरे जनप्रतिनिधि हो और गांव के अन्य जो प्रबुद्ध जन हैं, वो भी इस अभियान के साथ में जुड़ करके अगर किसी बच्चे को जानते हैं तो उसको सामने लेकर के आ सकते हैं ताकि वो स्कूल एजुकेशन से वंचित न रह जाए।
तीसरा जो कृषि के क्षेत्र का जो इंडिकेटर इस अभियान में सैचुरेट किया जा रहा है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो हम कहते हैं, जिसको कि मिट्टी का परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम है, उसको कंप्लीट करना है। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कुछ गांव में ये हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ऑलरेडी नमूने इस अभियान को शुरू करने के पहले लिए गए थे। तो अभियान में ये मंशा है कि वो लिए गए नमूनों का कार्ड बन करके संबंधित किसान को मिल जाए, और जिनके खेतों के नमूने नहीं लिए गए हैं उनके खेतों के नमूने निर्धारित मानक के अनुसार से कलेक्ट कर लिए जाए, और अभियान के अंत तक में सितंबर आते आते उनका भी जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड उनको बन करके मिल जाए। तो इस मंशा के साथ, ताकि किसानों को जो उनकी मिट्टी है उसमें किस प्रकार की कमियां हैं, अगर कोई कमी है तो वो पता चल जाए, ताकि वो उसी प्रकार का फर्टिलाइजर, उसी प्रकार का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, उसी प्रकार का अन्य जो विधि होती है उसको उपयोग कर सके। और इस प्रोसेस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इन शिविरों में किसानों को जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे अपने सॉइल की टेस्टिंग करवानी है और कैसे उसमें इंप्रूवमेंट करना है। जो चौथा क्षेत्र है वो सामाजिक विकास का क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से ये परिकल्पना है कि जो गांव में स्वयं सहायता समूह है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के अतिरिक्त दिव्यांगजन और अन्य पुरुषों का भी स्वयं सहायता समूह है, जिनको की विभिन्न योजनाओं के तहत रिवॉल्विंग फंड मिलता है, जिसको हम चक्रीय निधि कहते हैं। तो जिन स्वयं सहायता समूहों को अभी तक चक्रीय निधि नहीं मिली है, इस अभियान के तहत उनको 100% चक्रीय निधि मिल जाए, ये मुख्य रूप से अभियान का उद्देश्य है। वर्गीकृत करते हुए 6 इंडिकेटर को 4 मुख्य वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, और ये 4 काम सैचुरेशन मोड में करना है, 100% करना है। सर, आपने सूचकांक के बारे में और उनको जो मोटे तौर पे 4 जो वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में तो आपने बहुत विस्तार से बताया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये संपूर्णता अभियान है, आप भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि सैचुरेशन उसमें प्राप्त करना है, तो ये जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया गया, ये मापा कैसे जाता है? यदि हम ये अलग अलग सूचकांकों की बात करें, इसका पैमाना कैसे होता है? लक्ष्य तो यह है, जैसे मैं एक एक करके ही आपको बताना चाहूंगा। पहले मैंने बात किया टीकाकरण का, तो लक्ष्य ये है कि जो टारगेटेड बच्चे हैं, जो 1 साल की उम्र तक जो 100% टीका लगने का सिद्धांत होता है कि टोटल 12 टीके लगते हैं और 12 टीके अगर लग जाएं तो हम उसको कहते हैं कि बच्चा 100% टीकाकृत हो चुका है। तो वैसे लक्षित बच्चे 100% उस गांव में टीका लग जाना चाहिए, यही उद्देश्य। तो अगर किसी इस उम्र के बच्चे का अगर टीका एक पार्टिकुलर डेट का मिस हो रखा है, और वो गांव में उसके माता पिता की जानकारी में हो सकता है या किसी अन्य की जानकारी में है, या सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार से मिस हो चुका है, तो एक मिशन मोड में गांव में जब ये कार्यक्रम के लिए शिविर लगाया जाता है तो उस बच्चे के घर जाकर के या वो बच्चा अगर शिविर में आ गया है, माँ बाप लेकर के आ गए हैं, तो वहां पर उसको टीका लग जाए। तो लक्ष्य 100% इस काम को करने का है। सिमिलरली शाला त्यागी बच्चों की बात करें तो 100% शाला त्यागी बच्चे गांव में जो हैं उनका एडमिशन हो जाए, यही लक्ष्य है। हमारे पास जानकारी है, सरकारी रिकॉर्ड में ये जानकारी है कि कितने बच्चे शाला त्यागी हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ उस संख्या को अचीव करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि गांव में जब शिविर लगता है, कोई अन्य बच्चा भी जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है और शाला त्यागी के रूप में वहां उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका भी एडमिशन हो जाए। तो इसमें ये कोई सीमा नहीं है कि अगर रिकॉर्ड में 2 बच्चे शाला त्यागी है तो 2 का ही एडमिशन होना है। अगर तीसरा भी बच्चा वहां पर जाकर के अभियान के दौरान, उस शिविर के दौरान सामने नजर आता है तो उसको करना है, या गांव वालों की जानकारी में है तो बिल्कुल उसको भी स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। उसी प्रकार हेल्थ कार्ड के लिए हमारे आंकड़े काफी पुष्ट हैं, और क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड से ये पता है कि टोटल कितने हेल्थ कार्ड्स बनने हैं, तो गैप्स ऑलरेडी संख्या के रूप में आइडेंटिफाइड हैं, उतने सैंपल्स कलेक्ट किए जाने की, और जो सैंपल कलेक्ट हो चुके हैं उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके किसानों तक बांटने का ये पूरा कार्यक्रम में लक्ष्य है। और जहां तक चक्रीय निधि स्वयं सहायता समूहों को देने की बात है, तो जो स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं वो हमारे रिकॉर्ड में हैं, उनको 100%, वैसे सभी स्वयं सहायता समूहों को चक्रीय निधि देने की बात है। चक्रीय निधि देने के लिए जो मानक है कि एक निर्धारित अवधि तक स्वयं सहायता समूह लगातार काम कर रही है, उसके बाद ही चक्रीय निधि की पात्रता होती है, तो सिर्फ पात्र को अभी देने की बात है। और जैसे जैसे उनका अवधि पूरा होता जाता है, अभियान के बाद भी चक्रीय निधि की पात्रता बनी रहेगी। सर, हमने अभी तक बात की है संपूर्णता अभियान के बारे में, ये जो 3 महीनों के दौरान जो चलाया जा रहा है, और इसमें जो मुख्य फोकस है वो जो आकांक्षी जिले हैं और जो आकांक्षी ब्लॉक हैं
उनमें इन 6 इंडिकेटर्स में संपूर्णता या सैचुरेशन प्राप्त करने पर है। लेकिन कई लोगों को आकांक्षी जिले का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है हमारे कई श्रोताओं को। तो हो सकता है उनके मन में जिज्ञासा हो कि जो आकांक्षी जिले हैं या आकांक्षी ब्लॉक हैं, ये योजना कैसे शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या था। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें कि जो अति पिछड़े जो जिले या ब्लॉक हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनमें वहां पर विकास करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, उसके बारे में तो आप विस्तार से बताएंगे ही। लेकिन अभी जब से अभियान शुरू हुआ है और यदि अभी तक की बात करें तो कैसा अनुभव रहा इन जिलों में और इन ब्लॉकों में, कैसे प्रगति देखने को मिली, क्योंकि आप कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व संभाल चुके हैं कई विभागों का, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस आकांक्षी जिला जो योजना है उसके बारे में बताइए, इसका उद्देश्य क्या है और अभी तक इससे कैसे लाभ पहुंचा है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उनके निर्देश पर ही केंद्रीय नीति आयोग ने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी। मुख्य विषय जो आकांक्षी जिलों के चयन का था वो यही था कि देश भर के जो जिले बाकी जिलों से थोड़े पिछड़े हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। पूरे देश में लगभग 112 जिलों का चिन्हांकन आकांक्षी जिलों के रूप में किया गया। हमारे राज्य में इन 112 में से 10 जिले हैं जो कि आकांक्षी जिले के श्रेणी में आते हैं। ये जो जिले हैं वो मुख्य रूप से, जैसा कि हम सभी को महसूस भी होता है कि हमारा जो साउथ पोर्शन है वो थोड़ा सा बाकी प्लेन एरिया और दूसरे जिलों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है। आपका आशय बस्तर संभाग से है। तो बस्तर के जिले इन 10 जिलों में शामिल हैं। वो जिले हैं बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और इनके अलावा 3 और जिले महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा। ये राजनांदगांव जिला से ये 2018 में सिलेक्ट तब हुआ था जब राजनांदगांव जिला 3 जिलों को समाहित करके एक जिला हुआ करता था। आज के दिन में मोहला मानपुर का वो हिस्सा है जो कि आकांक्षी जिला के रूप में आइडेंटिफाई होता है। इसी के साथ में इस कार्यक्रम में ये भी आगे जुड़ा कि जो कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जो कि अपने आप में तो आकांक्षी जिले के रूप में नहीं शामिल हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर विकास खंड है जो कि बहुत ही पिछड़ा है स्वास्थ्य के सूचकांकों में, कृषि के सूचकांकों में और अन्य सूचकांकों में। तो ऐसे विकास खंडों का चिन्हांकन करने की भी फिर योजना बनी और उन्हें ही आकांक्षी विकास खंड कहा जाता है। पूरे देश में ऐसे 500 विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंड, आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हांकित किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में 20 विकास खंड स्पेसिफिकली चिन्हांकित किए गए जो कि आकांक्षी ब्लॉक हैं। वो विकास खंड हैं शंकरगढ़, तोकापाल, उसूर, कुआकोंडा, गरियाबंद, मैनपुर, गौरेला, बोडला, दुर्गकोंदल, कोयलीबेरा, माकड़ी, कोरबा, पोड़ी उपरोरा, बैकुंठपुर, पिथौरा, अंबागढ़ चौकी, ओरछा, कोंटा, प्रतापपुर और लखनपुर। तो इन आकांक्षी जिलों में और इन आकांक्षी ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान अभी 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया, मुख्य उद्देश्य 6 इंडिकेटर, 4 काम गांव-गांव में शिविर लगा करके, कैंप लगा करके किया जाना है, ताकि इन 4 चीजों में हम एक सैचुरेशन लेवल पर आ जाएं। जितने भी हितग्राही इन 4 चीजों के हो सकते हैं उनका 100% कवरेज हो जाए। सर, सरकार और प्रशासन तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। लोग जो है इन प्रयासों का लाभ उठाएं, इसके लिए आप हमारे जो श्रोता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जब ये शिविर लगता है तब अगर आपको इन जनरल, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सूचकांक की बात नहीं करूंगा, कई बार लोग वो याद नहीं रख सकते हैं, बट इन जनरल शिविर में अगर आपको लगता है कि आप सरकार से मिलने वाली स्वास्थ्य के संबंध में, आपके कृषि के संबंध में और आजकल स्वयं सहायता समूहों से रिलेटेड जो गतिविधियां चलती है उसके संबंध में अगर किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि आपको सवाल जवाब करना है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, किसी प्रकार का आपने आवेदन किया हुआ है, वो आवेदन कार्रवाई अपेक्षित है, या आपकी कोई समस्या है जिसको कि आप इन संबंधों में बताना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या स्वयं सहायता समूहों से रिलेटेड हो, तो इन शिविरों में जरूर आप आएं और जानकारी लें और अपनी बात को रखें। मैं समझता हूं कि जो सरकारी अमला वहां पर पहुंच रहा है वो आपकी बात को गंभीरता से देखेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसी परिकल्पना की है, केंद्रीय नीति आयोग के जैसे निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में जो विस्तृत निर्देश जारी किए हैं उसके परिपालन में जरूर आपकी बात सुनी जाएगी
और सुन करके उस पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन ब्लॉक्स, इन जिलों के जो सूचकांक है वो आने वाले समय में एक 100% अचीवमेंट के लेवल तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए, और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। निश्चित रूप से उनको इसका लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।